प्रिय विद्यार्थियों, सेमेस्टर 4 कोर पेपर 10 के विद्यार्थियों के लिए आज हम 18वीं सदी का भारतीय समाज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी और इसके बाद शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता के अभाव में भारतवर्ष तीव्रता से अवनति की ओर अग्रसर होता जा रहा था। इस समय में भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति संभव होती दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ इतिहासकारों ने इस युग को भारत का अंधकार का युग कहा है, क्योंकि तत्कालीन समाज के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति रुक गई थी। साथ ही सामाजिक क्षेत्र के विश्लेषण करने से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उस समय की सामाजिक स्थिति काफ़ी शोचनीय और दुर्बलताओं से युक्त थी। साथ ही आर्थिक व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। कृषि तकनीक पिछड़ी हुई थी। इसके कारण से उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता था। निरंतर युद्ध होते रहने के कारण आंतरिक व्यापार के क्षेत्र में भी क्षति हुई थी। व्यापारिक मार्गों पर कई खतरे बने हुए थे। इसके अलावा राज्य की बढ़ती राजस्व मांगें, साथ ही पदाधिकारियों की सामंतशाही, जमींदारों की धन लिप्सा तथा युद्ध संबंधी खतरे आदि कारणों से जो आम जीवन था वह दयनीय हो चुका था। 18वीं सदी का भारत सांस्कृतिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ था। मुगल काल में भारत की प्रगति शाहजहां तक इसकी प्रगति काफ़ी हुई। साथ ही इस समय तक काफ़ी धन व्यतीत किया गया, किंतु तत्पश्चात आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण सांस्कृतिक क्रियाकलापों की अवहेलना की गई। 18वीं सदी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी या कमी विज्ञान के क्षेत्र में देखी गई। इस समय भारत पश्चिमी देशों के मुकाबले जो विज्ञान था, तकनीकी क्षेत्र था, उसमें पिछड़ता गया, जबकि पश्चिमी देशों में पुनर्जागरण हो चुका था और वहाँ नए नए नित्य आविष्कार और प्रगति दिन प्रतिदिन हो रहे थे। लेकिन भारत अभी भी इन मामलों में पिछड़ा हुआ था। 18वीं सदी में प्रत्येक क्षेत्र में आई जड़ता ने जनता के चरित्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला और जनता आगे बढ़ने की बजाय उनका जीवन पिछड़ता चला गया। मुगल शासक औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो 18वीं सदी का भारत था, उसकी
कुछ विशेषताएं निम्नलिखित थी जिसकी हम चर्चा भी करेंगे। हम देखेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में हम सबसे जो पहला पॉइंट है वो है वर्ण व्यवस्था। तो सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था के विषय में देखेंगे। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से ही सामाजिक संरचना का आधार था। सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर ही 4 वर्ण, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र वर्ण की व्यवस्था की गई थी। सामाजिक प्रतिष्ठा इन्हीं पर निर्धारित की गई थी, लेकिन कालांतर में यह व्यवस्था अत्यधिक कठोर होती चली गई थी। सबसे ऊंचे क्रम में ब्राह्मण था, उसके बाद क्षत्रिय था, उसके बाद वैश्य और सबसे अंतिम पायदान में शूद्र। इसके कारण से धार्मिक आडंबर भी बढ़ चुके थे और स्थिति और अधिक जटिल होती चली जा रही थी। हम इसी के आगे देखेंगे जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था में हम देखेंगे कि किस प्रकार से 18वीं सदी में प्रत्येक वर्ग अनेक जातियों और उपजातियों में विभक्त था, बटा हुआ था। इन जातियों में भेदभाव व्याप्त होने के कारण समाज अपनी एकता खो बैठा था। व्यक्तिगत योग्यता के होते हुए भी किसी जाति का व्यक्ति अन्य जाति का व्यवसाय नहीं कर सकता था। यदि कोई व्यक्ति राशन सामग्री का व्यापार कर रहा है तो वो उसी क्षेत्र में काम कर सकता है, दूसरे क्षेत्र में नहीं। तो सामाजिक भेदभाव के कारण ही बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि आपस में ही वर्ग विभाजन था जिसके कारण से उनमें काफ़ी भेद था। अब हम आगे देखेंगे और आगे है संयुक्त परिवार की परंपरा। संयुक्त परिवार की परंपरा भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता थी। संयुक्त परिवार की परंपरा। एकल परिवार की अपेक्षा भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा प्रारंभ से ही चली आ रही थी। परिवार के जो मुखिया थे उनकी इच्छा अनुसार ही परिवार के अन्य सदस्यों को रहना पड़ता था। स्त्रियों को व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त नहीं थे और परिवार का जो पिता होता था उसकी आज्ञा ही घर में सर्वोपरि होती थी। तो ये संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं उस समय थी। अगला है छुआछूत की व्यवस्था, जिसे हम दूसरे शब्दों में अस्पृश्यता कहते हैं। छुआछूत भारतीय समाज की एक व्यापक बुराई थी। उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को अस्पृश्य समझते थे, हीन समझते थे, तुच्छ समझते थे और उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनमें योग्यता क्षमता होने के बावजूद उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा के पदों से वंचित रखा जाता था। तो 18वीं सदी में ये जो अस्पृश्यता थी यह प्रथा अपने चरम अवस्था में थी और बहुत लोगों को इस व्यवस्था के कारण तकलीफ सहनी पड़ रही थी।
हम अगला पॉइंट देखेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति। 18वीं सदी में महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में कैसी थी, इसके विषय में हम देखेंगे। 18वीं सदी तक भारतीय समाज में कई कुरीतियाँ आ गई थीं और जिसकी वजह से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। इसका उदाहरण दिया जा सकता है। ये महिलाओं की स्थिति में पहला पॉइंट जो है वो है बालिका वध। बालिका वध हिंदुओं की एक प्रमुख जाति द्वारा बालिका के जन्म को अशुभ माना जाने लगा था। ऐसा दो कारणों से किया जाता था। भविष्य में कन्या के लिए उपयुक्त वर ना मिल पाने की आशंका तथा धन की कमी की स्थिति। तो इस कारण से बाल्यकाल में ही जब किसी बालिका का जन्म होता था उसी समय में ही उस बालिका का वध कर दिया जाता था उनकी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार। ऐसा समाज के सभी वर्ग के साथ था, ऐसी बात नहीं थी, बल्कि कुछ वर्ग के लोग इस प्रकार के कार्य करते थे और किसी घर में पुत्री के जन्म होने पर उसकी बलि चढ़ा देते थे या उसकी हत्या कर देते थे। आगे हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति में बाल विवाह। बाल विवाह अनेक धार्मिक विश्वासों के वशीभूत होकर अल्प आयु में, बिल्कुल कम उम्र में बालिकाओं का विवाह धर्म सम्मत माना जाने लगा और कम आयु में ही गृहस्थी का भार पड़ने से और संतान उत्पत्ति करने से नारी का जो स्वास्थ्य था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। साथ ही कभी कभी उन्हें असमय विधवा जीवन का भी अनुभव प्राप्त होता था, क्योंकि कभी कभी ये परिस्थितियाँ भी उनके सामने आ जाती थी। विधवाओं को बहुत अधिक प्रतिबंधों में रहना पड़ता था और उनके साथ भी मानवीय व्यवहार की घटनाएं अधिक होती थी, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। तो इस तरह से बाल विवाह 18वीं सदी के भारतीय समाज की एक प्रमुख बुराई माना जा सकता है। आगे है पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा भारतीयों की अपनी परंपरा नहीं थी। यह प्रथा बाहर से आई थी और यह प्रथा या कुप्रथा स्त्रियों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में प्रमुख बाधा थी। अशिक्षित, अस्वस्थ और अंधविश्वासी स्त्रियों की संतान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। साथ ही स्त्रियों को भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो जो भारतीय स्त्रियां थीं वे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए कि किसी भी व्यक्ति की नज़र उन पर ना पड़े, इसलिए वो पर्दा रखती थीं। लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें स्वयं भुगतना पड़ा, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। आगे हम देखेंगे बहु विवाह। बहु विवाह भी भारतीय समाज की एक प्रमुख बुराई थी। स्त्रियों को तो केवल एक विवाह करने की अनुमति थी तथा विधवा विवाह का प्रचलन नहीं होने के कारण जो विधवा स्त्रियां होती थी उन्हें काफ़ी कष्टमय जीवन व्यतीत करना होता था। लेकिन धनी लोग और विशेषकर पुरुष वर्ग जो थे उनके लिए बहुविवाह करने की छूट थी। इस कुप्रथा के कारण स्त्रियों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था तथा उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो दशा थी वो काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। तो ये भी एक प्रमुख बुराई थी।
अगला है सती प्रथा, भारतीय समाज की सबसे बड़ी बुराई। ये सती प्रथा थी क्या? जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती, तब उसे अपने पति की चिता पर साथ में लेटकर मृत्यु को स्वयं गले लगाना पड़ता था। प्रारंभ में स्त्रियां वियोग में अपने पति की चिता के साथ स्वयं को समाप्त कर देती थी, लेकिन कालांतर में यह परंपरा जो थी वो जोर जबरदस्ती से की जाने लगी। स्त्रियां नहीं चाहती थी अपने पति के साथ चिता में जलकर मर जाना, वैसी स्त्रियों को बाध्य किया जाता था कि वो अपने पति के चिता के साथ मृत्यु को प्राप्त कर जाएं। तो इस प्रकार की जो बुराइयां थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और स्त्रियों की स्थिति इस प्रथा के कारण काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। आगे हम देखेंगे देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा का कुछ उदाहरण मद्रास और उड़ीसा के कुछ भागों में मिलता है। इसके अंतर्गत माता पिता देवता के समक्ष प्रार्थना करते थे कि उनकी प्रार्थना स्वीकृत होने पर वे अपनी कन्या उत्पन्न होने पर, उसके जन्म लेने पर उसे देवता के चरणों में सौंप देंगे। देवदासी कन्या का प्रमुख कार्य था मंदिर में समारोह के अवसर पर नृत्य गायन का प्रदर्शन करना, लेकिन कालांतर में यह प्रथा जो थी वो एक बुराई का प्रतीक बन गई थी और जिसके कारण महिलाओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी और जो स्त्रियां थी वो एक भोग की वस्तु बन गई थी। तो इस कारण से महिलाओं की स्थिति 18वीं शताब्दी में बहुत अधिक अच्छी नहीं थी। अब हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ेंगे और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है दास प्रथा। इस काल के समाज में दासों की दो श्रेणियां थीं। एक श्रेणी के दास जो थे वो घर में कार्य करते थे और दूसरी श्रेणी के दास भूमि पर कार्य करने के लिए रखे जाते थे। इसका कारण ये था, दास प्रथा का कारण ये था कि माता पिता अपनी निर्धनता के कारण अपने बच्चों को दूसरों के यहाँ दास के रूप में रख देते थे, परंतु इन दासों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। ऐसे कम ही उदाहरण प्राप्त होते थे। भूमि पर कार्य करने वाले दासों की स्थिति अपेक्षाकृत निम्न थी और जब कोई भूमि बेची जाती थी तो उसके साथ भी उस भूमि पर कार्य करने वाले दास भी बेचे जाते थे, उनका भी विक्रय हो जाता था। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे धार्मिक स्थिति। हिंदू धर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से उस समय में ब्रह्म, विष्णु, महेश, पार्वती और लक्ष्मी की आराधना की जाती थी और इसी आधार पर उस समय वैष्णव शैव संप्रदाय का विकास भी देखा जा सकता है। शिव आराधना प्रारंभ में भी थी और बाद में भी इसका महत्व बना हुआ था। शिव को शक्ति का मुख्य स्रोत माना जाता था। शिव के अलावा विष्णु की भी पूजा की जाती थी। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले विष्णु लक्ष्मी की आराधना करते थे। साथ ही साथ असंख्य नामों एवं रूपों के देवी देवताओं की उपासना की जाती थी और जैसे उत्तर भारत में देवी पूजा का विशेष प्रचलन था, गणेश पूजा का भी प्रचलन था। सूर्य और प्रकृति की भी पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से कई संप्रदाय थे जहाँ अलग अलग पंथों में, संप्रदायों में बटे होने के बावजूद
विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। साथ ही व्रत रखने, यज्ञ करने का भी प्रचलन था। और उस समय के जो अन्य धर्मावलंबी थे हिंदुओं के अलावा, उनमें भी धार्मिक पद्धतियाँ पाई जाती थी। सूफी धर्म का प्रचलन भारत में हो चुका था और इस्लाम धर्म के साथ साथ सूफीवाद का भी प्रचार भारत में हो रहा था। मुस्लिम लोगों में दो प्रमुख वर्ग थे, शिया और सुन्नी। इन दो संप्रदायों में मुस्लिम समाज विभक्त था। इसी प्रकार भारत के अलग अलग भागों में भी अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने रीति और रिवाजों के साथ अपने अपने ईश्वर की उपासना किया करते थे। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है शिक्षा। शिक्षा मध्य 18वीं शताब्दी में शिक्षा की प्रणाली प्रगतिशील नहीं थी। इस समय शिक्षा आधुनिक शिक्षा के समान नहीं थी। भारतीय विज्ञान जो अभी पश्चिमी देशों में जितनी विकसित थी विज्ञान की बातें, वो अभी तक भारत में बहुत अधिक फली फूली नहीं थी। अभी तक भारतीय शिक्षा इतनी विकसित नहीं हुई थी कि वे यूरोपीय लोगों के समान तर्क वितर्क कर सके। शिक्षा सांप्रदायिक तरीके से दी जाती थी, यानी कि शिक्षा धार्मिक थी। हिंदू स्कूलों में शिक्षक ब्राह्मण थे। क्षत्रिय या अन्य क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति को ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने में बच्चों को 5 से 10 वर्ष का समय लगता था। कृषि, गणित और व्यवसाय जैसी जो शिक्षाएं थी उन पर जोर दिया जाता था। उच्च शिक्षा से संबंधित स्कूलों में शिक्षक एवं शिष्य दोनों ही ब्राह्मण होते थे। शिक्षा का जो प्रमुख विषय था वो था धर्म, व्याकरण, दर्शन, कानून और साहित्य। साधारण जनता की शिक्षा की उपेक्षा की जाती थी, जो यानी कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। शिक्षा का माध्यम फारसी था। मुसलमानों को कुरान शरीफ याद कराई जाती थी। इसके अलावा फारसी भाषा में साहित्य, व्याकरण और गणित की शिक्षा दी जाती थी। चिकित्सा और ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी, किंतु प्रयोगशालाएं और वैधशालाएं नहीं थी। फारसी और अरबी के केंद्र मदरसे कहे जाते थे। संस्कृत भाषा के केंद्रों को बंगाल और बिहार में स्थान प्राप्त था। राजकीय भाषा फारसी थी और परंतु स्त्रियों की शिक्षा पर कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया था। अगला अंतिम हमारा जो पॉइंट है भारतीय समाज, 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज का की विशेषताओं का, उसका अंतिम पॉइंट है कला और साहित्य। कला और साहित्य के क्षेत्र में 18वीं शताब्दी के मध्य में भी इस क्षेत्र में काफ़ी ह्रास देखा जाता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद कला प्रेमियों को दिल्ली में आश्रय नहीं मिल सका, जिसके कारण वे जयपुर, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद और लखनऊ आदि स्थानों पर चल गए। इस काल में भी चित्रकारी की नई शैलियाँ विकसित हुई। कांगड़ा और राजपूत शैली चित्रकला के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध थी। इस समय गायन विद्या का भी प्रकाश हुआ। साहित्य के क्षेत्र में भारत के लगभग सभी भागों में 18वीं शताब्दी तक उर्दू का प्रचार हो चुका था, किंतु उर्दू भाषा का सही उपयोग नहीं हो पाता था और यही कारण था कि साहित्य का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। इस समय में बहुत सारे रचनाकारों ने साहित्य की रचना की। साथ ही साथ इस काल में काव्य का भी प्रचलन हुआ। 18
शताब्दी में सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ हिंदी एवं उर्दू कविता में भी दोष नज़र आने लगे थे। इस काल में ईसाई प्रचारकों द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया गया और साथ ही इस काल में कुछ विद्वानों ने भाषा को सुधारने और उसके विकास के द्वारा सांस्कृतिक एकता को पुष्ट करने का प्रयास किया। अब हम 18वीं सदी के भारतीय समाज का मूल्यांकन करेंगे। जब हम 18वीं सदी के भारतीय समाज का मूल्यांकन करते हैं तो यह पाते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पूर्व भारतीय समाज जिस उत्कर्ष के साथ आगे बढ़ रहा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ भारतीय समाज की अवनति भी होने लगी और भारतीय समाज हर क्षेत्र में उसकी जो प्रगति थी वो रुक जैसी गई और उसका ह्रास होता चला गया। भारतीय समाज के हर प्रत्येक क्षेत्र में जब हम मूल्यांकन करते हैं तब पाते हैं कि भारतीय समाज में 18वीं शताब्दी के मध्य में बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई थी, जिसकी वजह से भारतीय समाज का जो विकास क्रम था वो कहीं ठहर सा गया था। इस कारण से इस युग को अंधकार युग के नाम से भी जाना गया है, जिसके बारे में हमने प्रारंभ में ही चर्चा किया था। तो इस प्रकार से आज का जो ये विषय है 18वीं सदी का भारतीय समाज, इस पर हम ये व्याख्यान यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।